यस, ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस कंफर्म करो आप लोग चैट बॉक्स में। चलो होमवर्क समझाना कुछ, एक बेसिक सम कैलकुलेशन के लिए दिया होगा। चलो कल है ना, मतलब बहुत सारे लोग गायब थे ऐसा लग रहा है। अयोध्या गए थे आप लोग? ट्रैफिक का इश्यू था ऐसे कि चलो आप लोग, आई थिंक ये वाला सम होमवर्क में था ना। इन दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, और फिर एक क्वेश्चन भी लिखवाया होगा आपको आगे। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20% परसेंटेज इंक्रीज इन योर ईबीआईटी, वो आपको क्वांटिफाई करना था, राइट? चलो लेट्स कॉल कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज फर्स्ट। क्या था ऑपरेटिंग लेवरेज? क्या रहा है? 4। सबका आ रहा है? सो दैट्स इट। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 4 आ रहा है तो वी कैन से दैट कि आपका जो ईबीआईटी है वो चेंज होगा कितने से? 4 इंटू 20%, दैट इज 80% से आपका ईबीआईटी चेंज होगा। क्लियर है ये? आई डोंट थिंक ये कोई कंफ्यूजन है इसमें, एकदम क्लियर है ये। क्लियर है? चलो ऐसा कोई है, कल थे भी नहीं लेक्चर में, ऑनलाइन भी नहीं थे, और वो लेक्चर भी नहीं देखा है। कितने हाथ एक बार प्रॉपर ऊपर करो ना। गेट खोलो, गेट, आप सब लोग घर जाओ। मतलब वो ऑनलाइन तो देख लेना चाहिए ना आपको। फिर ऑनलाइन भी वो क्या था, ट्रैफिक आ रहा था बीच में। आप समझो ध्यान से, अपने जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करें, देन मेक श्योर कि वो पहला लेक्चर तो आप अटेंड कर ही रहे हो। क्लियर है? अब आप है ना आसपास का सपोर्ट लो जितना समझ में आ रहा है, अदरवाइज घर जाके वो लेक्चर आप देख लो। क्लियर है? आपके पास होगा ना ऐप का एक्सेस? नहीं हो ना तो एक काम करो, आप राहुल भाई को मैसेज डालोगे ना तो वो कल वाला लेक्चर, वो यूट्यूब वाला लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो एक बार वो देख लो आप, और देन आप आगे का जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्लियर है? अभी आप आ गए तो बैठो, ठीक है, मतलब वो शायद ही कुछ समझ में आएगा। मतलब ऐसे एनालिसिस नहीं होता है कि आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो आज का लेक्चर मिस नहीं हो, कि वैसा वैसा दिमाग अभी आया नहीं है। बहुत सारों को ना जून के बाद आएगा। ठीक है, प्रिसाइजली स्पीकिंग अगस्त के बाद। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो है ना, एक बार ध्यान देना आप लोग यहाँ पे।
सो एक है ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट है अपना जो अपने कल पहली बार डिस्कस करा है, मैं उसको रिविजिट करना चाह रहा हूँ वापस से, और बाकी के लेवरेजेस भी अभी एक्सप्लेन हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक बार फॉर्मेट क्या था आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। देखो अब है ना, जो कल लोग नहीं थे ना उनको ये नया लगेगा कि कंट्रीब्यूशन क्या आया। क्लियर है? वो कल आया, आज नहीं आया। माइनस फिक्स कॉस्ट दैट विल बी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वो आपको ईबीटी आएगा, उसमें से टैक्स माइनस करो तो ईएटी आएगा। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेट। इनफैक्ट इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करें अगर अपने, यस अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो यू विल गेट ईपीएस। हाँ मतलब वो तो क्या फर्क पड़ा, सेम ही हुआ ना। हाँ मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, वो एक ही तो बात हुई, क्या फर्क पड़ता है। अर्निंग और प्रॉफिट दोनों सेम ही हुआ। क्लियर है? ओके हमने ना एक ही लेवरेज को क्वांटिफाई करा है, और मैं ना पूरा स्टोरी शेयर कर चुका हूं कि लेवरेज एग्जैक्टली कहाँ फिट होता है रियल लाइफ में, और वो क्या आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लेवरेज विल हेल्प यू टू क्वांटिफाई द रिस्क इन योर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, आपको किसी एक को चूज करना है, तो लेवरेज विल इजीली हेल्प यू टू क्वांटिफाई द रिस्क। रिस्क क्यों क्वांटिफाई करना है, तो ऑफकोर्स अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है तो उसमें बेसिक दो कैलकुलेशन है, एक रिस्क का और एक रिटर्न का। क्लियर है? तो रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए आपको लेवरेज हेल्प करेगा। और लेवरेज में एक्चुअली तीन कैटेगरी ऑफ लेवरेज है, उसमें से एक हमको आता है दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? सी अपॉन ईबीआई। ओके, मान लो यहाँ पे सी आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपीज है, ये लेट से फिक्स कॉस्ट आपका 3 लाख रुपीज है, तो ईबीआईडी कितना आएगा? 2 लाख। तो फॉर्मूला में लगा है तो 5/2, 2.5। क्या इंटरप्रिटेशन है 2.5 का? हाँ, सेल्स अगर आपका 1% से इंक्रीज होगा, नहीं एक्चुअली ना सेल्स नहीं, तीन चीज एक साथ बोल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स और कंट्रीब्यूशन। अगर ये तीनों 1% से चेंज होते हैं, क्योंकि ये तीनों में जो चेंज है ना वो कांस्टेंट है, दैट वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास, कि जो जितना परसेंटेज नंबर ऑफ यूनिट चेंज होगा उतना ही आपका सेल्स का वैल्यू चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर ये 1% से चेंज होता है तो आपका ईबीआईटी वो आपका 2.5 से चेंज होगा। 2.5 से इसलिए बिकॉज आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है। क्लियर है? फिर अपने ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास, मतलब लास्ट वाला पोर्शन ये था कि ये तो समझ में आ गया, चलो ऑपरेटिंग लेवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या है। क्लियर है? फिर डिस्कशन क्या था कि व्हाट इज योर ओपिनियन दैट ऑपरेटिंग लेवरेज हाई इज बेटर और लो इज बेटर। तो इनिशियली अब सबको लगा था हाई इज बेटर, क्योंकि आपका दिमाग क्या चल रहा था कि भाई अगर वो 1 से बढ़ रहा है वो 2.5 से बढ़ेगा, तो काश वो 10 होता कि वो 1 से बढ़ेगा तो आपका ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 10 से। क्लियर है? मैंने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करा है, बट वी हैव कंक्लूडेड दैट ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर। क्लियर है? क्योंकि मैंने कभी ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करा कि वो बढ़ेगा, मैंने चेंज वर्ड यूज करा है। तो अगर आपकी स्पीड बढ़ने की 10 है तो कम होने की भी 10 है। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 10 है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सेल्स 1 से बढ़ा तो ईबीआईडी 10 से बढ़ेगा, और सेल्स 1 से 10 हुआ कम हुआ तो ईबीआईडी कितने से कम होगा? 10 से। तो गलती से अगर सेल्स आपका 10% कम हो गया और ऑपरेटिंग लेवरेज 10 है, तो 10% इंटू 10 योर प्रॉफिट विल बी 0। पूरा 100% प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। तो वो स्पीड है, ठीक है, दोनों साइड है। इनफैक्ट है ना, अभी अपने उसको डिस्कस करेंगे। और एक सम है जिसको आप एक बार अपने कर रहे पूरा सम, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये स्टेटमेंट पे दैट ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर। ठीक है, आप इवेंचुअली आप वो सम कंप्लीट करोगे ना, तो ये स्टेटमेंट पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज जितना कम है ना उतना कंपनी ज्यादा सेफ है, और उतनी ही कंपनी ज्यादा वी कैन से सिक्योर्ड कंपनी है टू इन्वेस्ट। क्लियर है? तो एक आप सम लिखना, चलो एग्जांपल लिखो।
calculate operating leverage from the following information. Okay, selling price per unit 20 rupees, variable cost per unit 12 rupees. Fixed cost 40,000. Number of unit 20,000. Sorry, number of unit 10,000. ये पहला केस है, नंबर ऑफ यूनिट 10,000 है. सेकंड केस में नंबर ऑफ यूनिट 10,000 से डबल हो रहे हैं 20,000. फिर सी में अगेन डबल हो रहे हैं 40,000. एंड केस डी में अगेन डबल हो रहे हैं और यूनिट आपके हो रहे हैं 80,000. तो आपको 4 बार ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है. क्लियर है? चलो सॉल्यूशन देखना आप लोग. ये निकाल पाओगे ना? आप क्या प्रॉब्लम है? चारों आंसर निकाल पाएंगे? चारों बार निकालो. चलो ऑपरेटिंग लेवरेज.
चलो आ रहे हैं आंसर्स ऑपरेटिंग लेवरेज का। ओके, एक बार मैं ना एक कॉलमनर फॉर्म में सॉल्यूशन कर देते हैं, आपने भले अलग अलग कराओ, एक कॉलमनर फॉर्म में करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। ओके, अपने क्वेश्चन में अपने 5,000, 20,000, 40,000 एंड 80,000 यूनिट के लिए करना है। सॉरी, 10,000, 20,000। एक ये कॉलम मैंने जानबूझ के बनाया, वो इसका एक मतलब मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है ना, तो उसके लिए वो कॉलम हमने प्रिपेयर करा है। 20,000, 40,000 एंड 80,000। ओके, चलो आप अपने सेल्स लिखते हैं, सेल्स यहाँ पे। तो 10,000 इंटू 20 कितना आएगा? 2 लाख। ओके, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 12, 1,20,000। Okay, that will provide you what? Contribution is 80,000 minus fixed cost is 40। तो आपका EBIT आ जाएगा 40,000। ओके, अगर मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना हो तो C अपॉन EBIT, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, वो कितना आएगा? 2। अयो आ रहा है, ये तो कैलकुलेशन आ ही रहा होगा सबको। अब है ना, एक बात सुनो ध्यान से आप लोग, ऑपरेटिंग लेवरेज का कैलकुलेशन जो भी आए, आप मेरे को एक बेसिक आंसर करो ना। एज अ कंपनी आप क्या चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचे कि कम यूनिट बेचे, वो बेटर है? ज्यादा यूनिट। ज्यादा, जितने ज्यादा यूनिट बेचोगे ना आप, उतना आप सेफ हो। ठीक है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सेफ हो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट एक बार आप ना 20,000 यूनिट पे काउंट करो, तो 20,000 इंटू 20 कितना आ रहा है? 4 लाख। फिर 20,000 इंटू 12 आएगा। एक चीज और है, ये इसका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है आपका? 2 है ना। ये आपने 10,000 से 20,000 कितना परसेंटेज इंक्रीज करा है? 100%। तो है ना, विदाउट कैलकुलेशन अपने यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि आपका EBIT, क्योंकि आपने यूनिट 100% बढ़ाया ना, तो EBIT कितना परसेंट बढ़ेगा? 200%। 200% बढ़ेगा। 200% मतलब डबल नहीं होना है, डबल से तो वो इंक्रीज होगा। आपका एग्जिस्टिंग EBIT कितना है? 40,000। एग्जिस्टिंग EBIT इज व्हाट? 40,000। उसका 200% कितना होता है? उसका 200% कितना? 80। आपका EBIT 80,000 से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इंक्रीज होके वो EBIT कितना आना है? 1 लाख। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। ये तो कैलकुलेशन करेंगे तो पता तो चल जाएगा, बट स्टिल जो रिजल्ट हमको समझ में आता है ना पहले से, इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 100% और नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज बाय 100%, सिंस योर ऑपरेटिंग लेवरेज एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 था, तो अगर सेल्स 100% से बढ़ा है तो आपका EBIT वो 200% से इंक्रीज होगा। मतलब अभी अभी अगर 100 है ना, तो वो 200 से बढ़ेगा, 300 हो जाएगा। अभी कितना है आपका? 40,000। 40,000 का 200% होता है 80,000। 80,000 आपका EBIT इंक्रीज होना है। तो 40 प्लस 80 आंसर कितना आ रहा है? 1,20,000। आप पूरा रखोगे तो आएगा आंसर। क्लियर है? सो 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार उसको रिकनसाइल करते हैं। 20,000 इंटू 12, ये कितना आ रहा है? 2,40,000। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,60,000। 160 में से 40,000 हटा दो, यू विल गेट दैट इज 1,20,000। लेट्स कैलकुलेट योर ऑपरेटिंग लेवरेज एट दैट पॉइंट। 160 अपॉन 120, 1 पॉइंट। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज रिड्यूस हो गया, 2 से कहां पहुंचे अपने? 1.33। अब ये ध्यान देना, ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, वो एक जगह पे कैलकुलेट होता है, वो हर यूनिट पे एप्लीकेबल नहीं है, हर लेवल ऑफ सेल्स एक्टिविटी पे एप्लीकेबल नहीं है।
आपने अपना ऑपरेटिंग लेवरेज क्वांटिफाई करा, दैट इज 2 व्हेन योर नंबर ऑफ यूनिट इज 10,000। अब ये कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। क्लियर? अगर 20,000 पे आपने काउंट करा तो क्या आया? 1.33, कम हुआ ना? क्लियर है? तो अगर आपका दिमाग चल रहा है ना, तो इससे ज्यादा कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है कि ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर। क्लियर है? बट अभी अपने 3-4 बार और करना पड़ेगा, मतलब 2 बार तो और है ही। क्लियर? लेट्स कैलकुलेट फॉर 40,000। तो 40,000 इंटू 20 करें तो ये 8 लाख आ रहा है। क्लियर है? फिर 40,000 इंटू 12 ये कितना आ रहा है? 4,80,000। तो ये कितना बचा? 3,20,000। 320 में से 40,000 माइनस करें तो आया 2,80,000। ओके, एक बार और ध्यान देना, यहां से 20 से 40 होना अगेन कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 100% इंक्रीज है। और ये लेवल पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज था 1.33, तो आपका ईबीआईटी बढ़ेगा 1.33 इंटू 100, 133.33% से बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो आपका 1,20,000 कैलसी में करो ना एक बार, 1,20,000 उसका 133.33% करो, कितना आ रहा है? नहीं 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 नहीं, आप सीधा प्लस करके मत बोलो, मैं नंबर बोल रहा हूं, कितना इंक्रीज होगा वो बताओ। 1,60,000, 1,20,000 का 133.33% होता है 1,60,000। 1,60,000 से आपका ईबीआईटी बढ़ेगा, अभी 120 है, कितना हो गया? 2,80,000। मतलब ये मैं पहले ही लिख देता, मैं मतलब आपने कैलकुलेट करके लाया वो अलग बात है, बट हम पहले ही लिख पाते। चलो, एट दैट मोमेंट लेट्स कैलकुलेट योर ऑपरेटिंग लेवरेज। 1 पॉइंट और कम हुआ, देखो ऑपरेटिंग लेवरेज आपका और कम हो रहा है, और कंपनी ज्यादा सेफ हो रही है, क्योंकि वो जितने ज्यादा यूनिट बेचेगी उतना ज्यादा आप उसको सेफ कंपनी मानोगे। मैं उसको भी प्रूव करता हूँ एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। चलो लास्ट वो 80,000 वाला कैलकुलेशन कर दो। 80,000 इंटू 20, 16 लाख। 80,000 इंटू 12, 9,60,000। 6,40,000। और ये कितना था आपका? 40। ये कितना है आपका? 6 लाख। देखो यहां से यहां भी कितना परसेंट इंक्रीज है? 100। अगर ये 100 है तो ये कितना इंक्रीज होगा? 100 इंटू 1.14, 114% इंक्रीज होगा। तो आप चेक करोगे तो वो 114% होगा। 2,80,000 का 140% करो, 114। हाँ, 3,19,000 समथिंग आ रहा है, मतलब 3,20,000 आप गिन लो। 3,19,000 समथिंग आ रहा है, तो 3,20,000 से आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी बढ़ जाएगा। तो 2,80,000 था, उसमें 3,20,000 बढ़ के आपका अमाउंट कितना आ रहा है? 6 लाख। क्लियर है? खैर चलो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। एक है ना, मैंने जस्ट एक कॉलम ये रखा है, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है? मैं ब्रेक इवन पॉइंट नहीं सिखा रहा हूं अभी, वो अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोमिनेंटली सीखने वाले हैं। मेरे को इसका ब्रेक इवन पॉइंट पता है कि भाई अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं अपने, मतलब ये वर्ड तो सुना होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्योंकि मेरे को पता है दैट इज 5,000। एक बार अगर आप 5,000 पे हो, आप देखो ना क्या आ रहा है आपका? 5,000 इंटू 20 कितना आ रहा है? 2 लाख। ओके, फिर 5,000 इंटू 12 कितना आ रहा है वो? हाँ, 1 लाख आएगा। यस, 5,000 इंटू 20, 1 लाख आ रहा है। यस, 5,000 इंटू 12, 60,000। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 40,000। फिक्स कॉस्ट कितना? 40। तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 0। क्लियर है? मेरे को वहां ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने जस्ट ऐसे ही वो कॉलम डाला हुआ है। क्लियर है? अब आप समझो ध्यान से, 5,000 पॉइंट वो पॉइंट है, 5,000 यूनिट। अगर आप उससे वो एग्जैक्ट 5,000 यूनिट बेचोगे ना, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर उससे कम बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो एज अ कंपनी आप क्या चाहते हो कि 5,000 से ज्यादा बेचे, और जितने ज्यादा बेचोगे ना आप अपने आप को उतना सेफ फील करोगे। जैसे आप 5,000 की जगह कितने यूनिट बेच रहे हो? 10,000। 10,000 मीन्स व्हाट? कि कल को उठ के अगर मार्केट में रिसेशन आया और आप अगर 10,000 पे ऑपरेट कर रहे हो, क्लियर है, तो इस साल अगर हमने 10,000 बेचा है और नेक्स्ट ईयर अगर रिसेशन है, तो मेरे पास 5,000 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्योंकि 10,000 पे हो ना आप, और अगर 10,000 से गिरे 5,000 तक और गिर गए ना, तो भी चलेगा, बिकॉज 5,000 पॉइंट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। आप 10,000 पे हो, 5,000 पॉइंट आपका ब्रेक इवन है,
तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना सेल्स है अभी 5,000। इससे बेटर क्या होगा कि हम 20,000 बेचे, क्योंकि अगर 20,000 बेच रहे हैं आज तो मेरे पास 15,000 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 15,000 यूनिट्स का। तो एज अ कंपनी और एज अ इन्वेस्टर, सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट, हर 3-4 कंपनी है बराबर, उसका हर एक का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 5,000। एक कंपनी 10,000 यूनिट पे स्टैंड कर रही है, एक 20,000 पे स्टैंड कर रही है, एक 40,000 पे और एक 80,000 पे। तो आप किसमें ज्यादा सेफ्टी फील करोगे? 80,000, क्योंकि 80,000 यूनिट जो कंपनी बेच रही है और सबका ब्रेक इवन पॉइंट तो मैंने क्या रखा हुआ है 5,000। तो जो 80,000 पे है उसके पास 75,000 यूनिट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब उसमें लॉस होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर रिसेशन हुआ तो आधा हो जाएगा सेल्स या उससे भी कम होगा, बट आपका ब्रेक इवन पॉइंट तो आप बहुत पीछे छोड़ के आए। क्लियर है? तो आप वो नंबर्स को अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज में जाके देखो ना, जैसे जैसे आपकी सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का नंबर छोटा होता जा रहा है। पहले वो 2 था, फिर कम होके क्या हुआ 1.33, फिर 1.14, फिर आगे और देखोगे तो उससे भी कम होगा 1.067। अयो भी समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज जितना कम है ना, उतनी ही कंपनी आपकी ज्यादा सेफ है और वो कंपनी ज्यादा बेटर है। दैट इज द रीजन वी हैव डिस्कस और वी हैव कंक्लूडेड दैट ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन आपको आता है कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है तो अगर सेल्स 1 से चेंज होगा तो ईबीआईटी कितने से चेंज होगा? 2 से। क्लियर है? वो आपको एकेडमिक में काम आने वाला है, एग्जाम में वही काम आएगा, वही इंटरप्रिटेशन। बट ये इंटरप्रिटेशन रियल लाइफ के एनालिसिस में काम आएगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर। क्लियर है? एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये तो मैंने नंबर रख के बता दिया, ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि भाई जितना आप आगे जा रहे हो, अभी मैं 80,000 की जगह 1 लाख यूनिट रखूं तो ऑपरेटिंग लेवरेज और कम हो जाएगा। क्लियर है? तो एक ये तरीका है, जिसको विजुलाइज करके समझना हो ना वो इससे समझ सकता है। दूसरा थोड़ा लॉजिकल तरीका है, वो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, ध्यान देना। सी लेवरेज क्या कहता है, एक बार ध्यान देना, मैं वो इनसाइट बताना चाह रहा हूं लेवरेज का। लेवरेज सेज दैट, लेवरेज का काम क्या है? टू क्वांटिफाई द रिस्क, रिस्क को क्वांटिफाई करना। तो लेवरेज का फर्स्ट लाइन में मैसेज क्या है, अगर आप प्रॉपर एक लेवरेज, और है ना फाइनेंस का एक ब्यूटी क्या है बताए, अपने एक चैप्टर उठाओ, मैं आपको वो चैप्टर का बुक दे सकता हूं कि ये चैप्टर की ये बुक है, ठीक है, 250 पेज की बुक है, आपको ये चैप्टर ही मिलेगा पूरा। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए बुक अवेलेबल है कि आपको लेवरेज पढ़ना है, बोले डिटेल में पढ़ना है तो आप 250 पेज पढ़ पाओ ना, उतना रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। और प्रॉपर ऑथर के पास, हाँ, ऐसा अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में ऐसा सोर्स नहीं है। क्लियर है? बट एफएम में ऐसा सोर्स आपको ऑलवेज मिलेगा कि एक चैप्टर है उस पर आपको 250 पेज पढ़ने हैं तो अवेलेबल है। क्लियर है? सो आप देखना ध्यान से, लेवरेज ट्राई टू क्वांटिफाई द रिस्क। उनका क्या कहना है, फर्स्ट जो मैसेज है ना लेवरेज का वो ये है कि रिस्क मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, कि मेरे को लॉस, कंपनी को लॉस हो जाएगा ना, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होने के जो चांसेस है वही रिस्क है। अगर कंपनी का प्रॉफिट 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 आता रहे सिर्फ, तो कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क है ही नहीं। क्लियर है? उनका क्या कहना है कि रिस्क जो आता है ना उसका सोर्स है फिक्स कॉस्ट। एक बार ध्यान देना, उसका सोर्स क्या है? फिक्स कॉस्ट। अगर दुनिया में फिक्स कॉस्ट नहीं हो तो किसी को लॉस होता ही नहीं। ये सेंटेंस से एग्री कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है? अगर मान लो फिक्स कॉस्ट जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये एग्री कर रहे हुए स्टेटमेंट से कि नहीं सेट हो रहा है? एकदम परफेक्ट है ना। अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है तो आपका सेलिंग प्राइस तो आपके कॉस्ट से जनरली ज्यादा होगा। वेरिएबल कॉस्ट कब लगता है? जब यूनिट बेचते हो। क्लियर है? जब यूनिट नहीं बेचना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट लगना ही नहीं है। अयो पे समझ आ रहा है? जैसे ना कोई है ना रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है, रिपेयरिंग का कोई काम करता है, उसको लॉस होने का चांस है। वो होम विजिट करके रिपेयर करता है, ठीक है, उसका कोई शॉप भी नहीं है, अगर शॉप हो तो रेंट हो सकता है। ठीक है, बात वो होम विजिट करके मान लो कोई बेसिक चीज रिपेयर करता है, तो उसको या तो इनकम आएगी या तो 0 होगा, उसका लॉस होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर है? हाँ, आप शॉप लेके रिपेयरिंग का काम करते हो तो शायद उसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि शॉप रेंटेड हो अगर, तो रेंट जितना पैसा तो आपको पहले कमाना पड़ेगा। क्लियर है? तो लेवरेज ने बहुत अच्छे से ट्राई करा है वो क्वांटिफाई करने का कि रिस्क है इसलिए बिकॉज आपका फिक्स कॉस्ट होता है, और फिक्स कॉस्ट अगर नहीं है ना तो रिस्क का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपका लॉस हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? अब मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि दो कंपनी है, कंपनी ए है और कंपनी बी है। क्लियर है?
इसका फिक्स कॉस्ट 15 लाख है और इसका 25 लाख है, ये फिक्स कॉस्ट है। कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है? कंपनी, मैं वापिस से क्वेश्चन ड्राफ्ट करूं। आपके पास दो कंपनी है, एक कंपनी का फिक्स कॉस्ट है 15 लाख और दूसरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है? 25 लाख। तो कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है? आप आंसर नहीं कर पाओगे इस पे। आप फिक्स कॉस्ट देख के आंसर कर दोगे। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन का नंबर है। अब इसका 15 लाख है, इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20 लाख और इसका 25 लाख है, इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 250 लाख। कौन सी कंपनी बेटर है? ये बी वाली बेटर हो गई ना ये। तो अगर आपको ये देखना है ना कि फिक्स कॉस्ट की वजह से रिस्क आता है, वो परफेक्ट है, बट कोई कंपनी में रिस्क कितना है फिक्स कॉस्ट की वजह से, उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक्चुअली आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक उसका फिक्स कॉस्ट और उसको रिकवर करने की आपकी कैपेसिटी, कि आप कौन से लेवल पे हो। क्लियर है? और रिकवर करने की कैपेसिटी क्वांटिफाई होती है कंट्रीब्यूशन से, बिकॉज उसी में से पहला कट फिक्स कॉस्ट को जाता है। तो एक्चुअली ऑपरेटिंग लेवरेज यही देख रहे हैं आप, ध्यान से देखो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ईबीआईटी। क्लियर है? अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है, 5, क्लियर है, तो उसका मतलब क्या है कि कंट्रीब्यूशन आपका 5 है और ईबीआईटी कितना आ रहा है? 1। ये सेट हो रहा है? अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है तो एज पर दी फॉर्मूला सी अपॉन ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन अगर 5 रुपए है तो आपका ईबीआईटी कितने रुपए आ रहा है? 1। इसका मतलब बीच में क्या गया? फिक्स कॉस्ट, और वो फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 रुपए। इट मीन्स व्हाट, ध्यान से सुनना, कि हम लोग 5 रुपए अगर कमा रहे हैं, 5 रुपए नहीं है, वो रेशियो है। अगर आप 5 कमा रहे हो ना, तो 4 तो जा रहे हैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, 1 रुपए आपके पास बच रहा है। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है तो कंट्रीब्यूशन 3 है, ईबीआईडी क्या है? 1। तो आपका बीच का फिक्स कॉस्ट कितना है? 2। अब सिनारियो क्या हुआ? अगर हम 3 कमा रहे हैं तो 2 रुपए जा रहे हैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, अपने पास 1 रुपी आ रहा है। आप क्या कहां बेटर फील करोगे? 5 कमा के 4 फिक्स कॉस्ट को देना है और 1 घर पे आएगा। क्लियर है? तो अगर आप कल को उठ के सिर्फ 4 कमाने लगे, ठीक है, तो आप पूरे के पूरे फिक्स कॉस्ट में जाओगे। आप समझ में आ रहा है ये? तो बेटर क्या फील कर रहे हैं अपने, ये वाला पोर्शन ज्यादा बेटर फील हो रहा है। देखो 5 से 4 पे जाना, ये 20% फॉल हुआ। 20% फॉल हुआ ना, कि 5 की जगह आपने 4 कमाने लगे, तो फिक्स कॉस्ट तो 4 का 4 ही है, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 0। अगर हम 3 से 2 जाए, 3 से 2 जाना मीन्स व्हाट, ये 33.33% फॉल हुआ। आई होप समझ में आ रहा है। फिर अगर अपने, आप समझो ध्यान से, अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 1.15 है या 1.5 है, 1.5 का मतलब क्या है कि ये 1.5 है, ये 1 है, और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 0.5। मतलब अगर हम अभी 1.5 कमा रहे हैं तो उसमें से 0.5 किसको दे रहे हैं? फिक्स कॉस्ट को, और 1 रुपी अपने पास आ रहा है। क्लियर है? और ये ऑपरेटिंग लेवरेज आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट या जो सेफ्टी है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आप देखो ध्यान से, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एट 10,000 यूनिट, आपको ये 40,000 रुपए बड़ा नंबर लग रहा होगा कि हम कमाई 80,000 रहे कंट्रीब्यूशन में, उसमें से 40,000 किसको दे रहे हैं? फिक्स कॉस्ट को। बट जब आप 80,000 पे पहुंचे ना, व्हेन यू आर अर्निंग इन कंट्रीब्यूशन 6,40,000, फिर 40,000 बड़ा नंबर नहीं लग रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप कमा रहे हो, ध्यान देना, 1.067 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसमें से फिक्स कॉस्ट में सिर्फ कितना जा रहा है? 0.067, और 1 रुपी सीधा आपके पास आ रहा है। जब आप यहां पे थे ना, तो आपके पास क्या सिचुएशन था कि आप 2 रुपीज अगर कमा रहे हो 80,000, उसमें से 1 फिक्स कॉस्ट में जा रहा है और 1 आपके पास आ रहा है। मतलब दो में से एक एक 50-50% एलोकेशन है। यहाँ पे जब 1.06 हुआ तो 1.06 में सिर्फ 0.06 फिक्स कॉस्ट में और 1 अपने पास आ रहा है। ठीक है? तो ना, इतना डिस्कशन इज इनफ टू से दैट लाइन, दैट ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर। जितना लो है ना, उतना आपकी कंपनी स्टेबल फेस में है। क्लियर है? और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेशियो है व्हाइल डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। आपके मार्क्स आ जाएंगे अभी फॉर्मूला डाल के, बट अगर ये समझ नहीं आया ना, तो एक्चुअली आप में वैल्यू एडिशन जैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है? वो आप बाय प्रोडक्ट पे के पीछे भाग रहे हो कि मार्क्स आ रहा है। मार्क्स तो आपको वो दो चीज से भी आ जाते हैं, फॉर्मूला और वो इक्वेशन, कि अगर 1% चेंज होता है तो आपका ईबीआईडी इतने परसेंट से चेंज होगा। क्लियर है? बट अभी जो अपने डिस्कस करा ना आज, दैट इज मोर रिलेवेंट इन योर रियल लाइफ। क्लियर? आप बैलेंस शीट देख के क्वांटिफाई करके इंटरप्रेट कर पाओ। क्लियर है?
चलो देखना अब इनफैक्ट है ना, अपने एक बार वापस से फॉर्मेट लिखना चाह रहे हैं बिकॉज दो और लेवरेजेस है जिसको अपने अभी यहाँ पे ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और उसके फॉर्मूला यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलो देखना आप लोग। तो पहले क्या था आपका फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस टैक्स। वैसे ईबीटी तक चलेगा, फॉर्मूला में तो आपको शायद ईबीटी से आगे काम नहीं आएगा, बट एक बार लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका क्या आ जाएगा? ईपीएस। ओके, चलो ध्यान देना आप लोग। हाँ, आपके ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था सी अपॉन ईबीआईटी। क्लियर है? फाइनेंशियल लेवरेज, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना। बोलो वो कैसे निकाला? नहीं नहीं, मतलब मैंने बहुत, मतलब एकदम पहली लाइन ये बोली कि मेरे को पता है आपको सीखना है। तो नहीं नहीं, अभी कहाँ से सीखना है आपको ऐसे? वो मैं घर से अभी लेके आया हूँ, आप बाद में फिर अपने उसको दिखाएंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में वही डिस्कशन है। और अपने क्यों डाइवर्ट होना चाह रहे हैं कि वो आपने ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला, मार्जिनल कॉस्टिंग में 1 घंटा इस पे बात करेंगे ना, इसमें कहाँ रिक्वायर्ड। वो तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा ना आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फील कैसे आएगा कि 5,000 से ऊपर जितना है उतना बेटर है। क्लियर है? अब ना ये आप, इसमें क्या होता है मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, आप फाउंडेशन में नहीं रहे, ठीक है, अभी इंटरमीडिएट में आ गए और मान लो कि आ गए, ठीक है, अभी रिजल्ट भी दे दिया उन्होंने। सो ना बहुत सारी चीजें ओवरलैप करेगी। ठीक है, और जब कोई फैकल्टी बोल रही है ना कि आप इसको सिर्फ पकड़ लो, अभी याद रख लो, वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टॉपिक, तो वो करेंगे एक्सप्लेन। मेरी बात नहीं है, आप किसी और को भी पकड़ोगे ऐसे तो कि सर ये कहाँ से लाए। ठीक है, वो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में वही सीखना है, और इतनी बार सीखना है कि आप मना करोगे कि बस अब आप आ गए हमको वो ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? चलो ध्यान देना आप लोग। सो ऑपरेटिंग लेवरेज, चलो ध्यान देना आप लोग। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज सिर्फ एक क्या क्वांटिफाई करता है कि रिस्क ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। अब है ना, लेवरेज ने एक लाइन एक बोलना रह गया कि लेवरेज ने फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में बाइफरकेट करा है। एक है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, अकाउंटेंट सैलरी, एडमिन स्टाफ सैलरी, दैट ऑल विल बी कंसिडर एज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट। जैसे आपने किसी से लोन लिया है, जैसे रेंटेड प्रेमाइसिस है, आप बंद करके सो गए 1 साल तो रेंट देना पड़ेगा। वैसे किसी से लोन लिया है, आपने बिजनेस नहीं चलाया 1 साल, तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट, बट दैट विल बी कंसिडर एज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो है ना, अगर आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना है ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो उसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज से। अगर आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना है ड्यू टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, दैट इज ओनली इंटरेस्ट, तो उसका आंसर कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है आपका? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एकदम ध्यान से सुनना, अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है तो आप ये बोलते हो ना कि सेल्स 1% से बढ़ा, तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 3। सेल्स की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन। वही लॉजिक है ऐसा कुछ। आपको फाइनेंशियल लेवरेज अगर आपका 4 है, लेट्स से फाइनेंशियल लेवरेज इज 4, क्या इंटरप्रिटेशन लग रहा है उसका? परफेक्ट है ना? अगर आपका ईबीआईटी 1 से बढ़ा तो ईबीटी कितने से बढ़ेगा? 4 से। सी वही लॉजिक लगा है जो यहाँ पे है। देखो, लैंग्वेज वाइज आप ये बोलते हो कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, तो सेल्स 1 से बढ़ा तो ईबीआईटी 3 से बढ़ा। बट सेल्स की जगह आप कंट्रीब्यूशन भी तो बोल ही सकते हो, क्योंकि सेम परसेंटेज चेंज आता है। तो कंट्रीब्यूशन 1 से बढ़ा तो ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 3 से। अगर वही लॉजिक यहां से लगाए तो ईबीआईटी 1 से बढ़ा तो ईबीटी कितने से बढ़ेगा? 4 से। एकदम परफेक्ट है। क्लियर है? वैसे ही आपका है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला 2 है एक्चुअली, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, या तो फिर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ईबीआईटी इनटू फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसको कट करें तो फॉर्मूला क्या बनता है? सी अपॉन ईबीटी। क्या इंटरप्रिटेशन लग रहा है बोलो सी अपॉन ईबीटी में? अगर कंट्रीब्यूशन 1 से बढ़ा, मान लो इसका आंसर 12 आ रहा है, 12, तो कंट्रीब्यूशन 1 से बढ़ा तो ईबीटी कितने से बढ़ेगा? 12। और कंट्रीब्यूशन की जगह आप ऑलवेज सेल्स चिपका सकते हो,
क्योंकि उन्होंने सेम परसेंटेज ऑफ चेंज आता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर सेल्स 1 से बढ़ा तो आपका ईबीटी कितने से बढ़ेगा, 12 से। कंफर्टेबल है ये। मैं ना वापस से वो रिपीटेटिव होके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि क्या एग्जिट और क्या आपको क्या लग रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर। लोअर इज बेटर। सेम लॉजिक जो आपने अभी ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए दिया, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपके लिए फिक्स कॉस्ट बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। और जब वो छोटा हो जाएगा ना, मतलब नंबर आपका, एट दैट टाइम वी कैन फील कॉन्फिडेंस कि फिक्स कॉस्ट अब मैटर ही नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पे थे, तो जब आप 6,40,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट 40,000 इज अ स्मॉल नंबर। बट जब आप 80,000 का कर रहे हो तो 40,000 इज अ बिग नंबर। क्लियर है। वो आपके ऑपरेटिंग लेवरेज में भी दिख रहा है कि दो कमा रहे हैं, उसमें से एक फिक्स कॉस्ट में जा रहा है और एक अपने पास आ रहा है। यहाँ पे जब आप 1.06 कमा रहे हो, सिर्फ 0.06 ही फिक्स कॉस्ट में जा रहे हैं, 1 रुपी आपके पास आ रहा है। क्लियर है। तो सेम लॉजिक के साथ अपने ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज लोअर इज बेटर, वैसे फाइनेंशियल लेवरेज इज लोअर इज बेटर। और कंबाइंड लेवरेज भी जो जितना लोअर होगा उतना बेटर है। क्लियर है। चलो आप ना एक बार फॉर्मूला लिखना, और अपने एक बार ना उसमें इंटरप्रिटेशन लिखना चाह रहे हैं वापस से। चलो तीनों एक बार वापस से लिख रहे हैं। लिखना आप लोग ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिख लो, वापस से लिखो एक बार। अब सब एक तीनों की तीनों एक जगह लिखना चाह रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, नीचे लिखना स्टार्ट करना, इफ सेल्स चेंज बाय, इफ सेल्स कॉमा नंबर ऑफ यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन, तीनों के लिए चल जाएगा ना ये तो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला उसके नेक्स्ट लाइन में, इफ सेल्स कॉमा कंट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ यूनिट चेंज बाय 1%, your EBIT will change by, your EBIT will change by operating leverage percentage. क्लियर है ये। अगर वो 1% से चेंज होगा तो ईबीआईटी कितने से चेंज होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज। सेकंड फॉर्मूला लिखो, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ओके, उसमें लिखना आप लोग, इफ ईबीआईटी चेंज बाय 1%, इफ ईबीआईटी चेंज बाय, क्योंकि वो तो वही है ना ईबीआईटी का ईबीटी के साथ रिलेशन। तो इफ ईबीआईटी चेंज बाय 1%, अब ध्यान से सुनना, ये लाइन मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, इफ ईबीआईटी चेंज बाय 1%, योर ईबीटी कॉमा ईएटी, ईबीटी कॉमा ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, एंड ईपीएस विल चेंज बाय फाइनेंशियल लेवरेज परसेंटेज। ओके, अभी अभी आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा ना, आपका मन क्या कह रहा था कि इफ ईबीआईटी चेंज बाय 1, ईबीटी विल चेंज बाय फाइनेंशियल लेवरेज। मैंने ईबीटी की जगह दो और चीज लिखवा दी, ईबीटी, ईएटी और ईपीएस। अपने को ये प्रूव करना है कि ये तीनों में सेम परसेंटेज चेंज आता है। क्लियर है, वो अपने बाद में देखते हैं। जैसे आप सेल्स की जगह कंट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ यूनिट लगा सकते हो ना, वैसे ईबीटी, ईएटी और ईपीएस में सेम चेंज आता है। क्लियर है। तो मैंने ईबीटी की जगह दो और चीजें एक्स्ट्रा लिखवाई। फिर फाइनली लिखो कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, और ये फॉर्मूला दिखा के वो कैंसिल कर दो ईबीआईटी, एंड फाइनली यू विल गेट सी अपॉन ईबीटी।
अब ना इसमें क्या लिखेंगे अपने, इफ सेल्स, ये ना सेल्स और ईबीटी का इक्वेशन है राइट, तो सेल्स की जगह दो और वर्ड है, इफ सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन, तीनों चलेंगे ना, इफ सेल्स कॉमा नंबर ऑफ यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन चेंज बाय 1%, योर ईबीटी, ईबीटी की जगह दो और वर्ड चलेंगे, ईबीटी, ईएटी एंड ईपीएस will change by combined leverage percentage, will change by combined leverage percentage. क्लियर है ये? ओके, एक बार यहाँ पे ध्यान देना। चलो मान लो आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी वो 1 लाख है, क्लियर है, और इंटरेस्ट जो था ना वो था आपका लेट्स से 20,000, तो ईबीटी कितना आएगा, 80,000 आ रहा है, क्लियर है। अब ना अपने एक बार फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकाले तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी आ रहा है। ओके, ईबीआईटी कितना था, 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 ना, 1.25। ओके, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बेसिक सा रखे, तो अगर ईबीआईटी 1 से बढ़ा ना तो ईबीटी कितने से बढ़ेगा, मैंने ईबीटी की जगह ईएटी और ईपीएस ऐसे ही बोल दिया है, क्लियर, उसको अपने प्रूव कर रहे हैं। चलो ईबीआईटी को अपने क्या कर रहे हैं, 20% से बढ़ाते हैं, तो ये 1,20,000 हो जाएगा। अगर ये 20 से बड़ा है तो ईबीटी थोड़ी 20 से बढ़ेगा, वो तो 20% इंटू 1.25, कितने परसेंट से बढ़ेगा, 25 से। आयो पे सेट हो रहा है। ओके, तो यहां से अगर ये 1 लाख का 1,20,000 हुआ, कोई है ना ये चेक करेगा सर कैसे हो गया, ठीक है, ऊपर सेल्स बढ़ा होगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब बढ़ के आपका 20,000 रुपये बढ़ा है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं ऊपर वाला पिक्चर दिखा नहीं रहा हूँ, सेल्स और सब कुछ नहीं देख रहे, आपको ऑफेंडेड फील नहीं होना चाहिए सर सेल्स नहीं बढ़ा है ऐसे कैसे बढ़ गया, बढ़ा होगा सेल्स ऊपर, अपने वो पिक्चर देख नहीं रहे, क्लियर है। तो यहाँ से 20,000 माइनस करें तो आपका ईबीटी कितना आया, 1 लाख। तो यू कैन क्वांटिफाई दी परसेंटेज इंक्रीज, अमाउंट में तो 20,000 ही बढ़ेगा, बट परसेंटेज इंक्रीज इज 25, क्योंकि 80 से 1 लाख होना, 80 से 1 लाख होना मतलब क्या, 20,000 बढ़ा है, 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, दैट इज एग्जैक्टली 25%, हो गया आपका 25%, क्लियर है। आई होप सेट हो रहा है। 20,000 को 20% नहीं समझना है, ऊपर के लिए वो 20% सही था, 1 लाख से 120, इट इज इंक्रीज ऑफ 20,000 एंड इन परसेंटेज इट इज अ 20%। 80,000 से 1 लाख होना, इट इज एन इंक्रीज ऑफ 20,000, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 25। कंफर्टेबल है? अब ध्यान से देखो, आपका ईबीटी अगर 25 से बढ़ा है ना, मान लो टैक्स था 30%, टैक्स कितना था 30, तो 80,000 का 30% कितना आएगा 24। जब आपका ईबीटी 1 लाख हुआ तो टैक्स कितना आएगा 30,000, चलो ये कितना हुआ 56 ना। ओके, और ये कितना आ रहा है, क्वांटिफाई की ये कितना बड़ा है, चलो अगर ये 25 बड़ा है तो ये भी 25 ही बड़ा है। 25 कैसे है, 56 से 70, 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000 इंटू 100, ये भी कितना परसेंटेज 25। तो आप वो जो स्टेटमेंट बोल रहे हो ना कि फाइनेंशियल लेवरेज अगर आपका 1.25 है, इट मींस ईबीआईटी 1 से बढ़ेगा तो ईबीटी 1.25 से बढ़ेगा, ईबीटी की जगह ईएटी यूज कर सकते हैं और ईपीएस भी कर सकते हैं। क्यों, मान लो कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे भी 10,000, आपका प्रॉफिट बढ़ने से नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी बढ़ते, वो तो वही रहेंगे, वो यहाँ पे भी 10,000 है मान लो, तो 5.6 और ये कितना आएगा 7। कोई ये नहीं पूछे कि 10,000 कहां से लाए, ठीक है, हमने एज्यूम करा है कि मान लो 10,000 शेयर्स है, क्लियर है। तो 5.6 से 7 होना, तो अगेन 1.4 का इंक्रीज है, बेस क्या था 5.6 इंटू 100, तो अगेन ये भी क्या आया 25। कंफर्टेबल है? ये मैं जस्ट नंबर रख के विजुलाइज करवा रहा हूं, अगर आपका ब्रेन चल रहा है ना तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ईबीटी, ईएटी और ईपीएस वो लीनियरली चलेगा, जितना आपका ईबीटी बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज ईएटी बढ़ना है और उतना ही परसेंटेज ईपीएस बढ़ना है।
परसेंटेज में, नंबर में नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। परसेंटेज में सेम बढ़ेगा। कंफर्टेबल है ये? ओके। सो ना आपने एक बार वापस से जो इंटरप्रिटेशन आपने लिखे ना, ध्यान से सुनना। कंबाइंड लेवरेज, सॉरी, ऑपरेटिंग लेवरेज विल क्वांटिफाई रिस्क ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, कि आपकी जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ना, उसको आप कितना रिकवर कर पाओगे, क्या कैपेसिटी है आपकी। तो अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 आ रहा है, इट मीन सेल्स कंट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ यूनिट 1 से चेंज होगा, तो ईबीआईटी 3 से चेंज होगा। फाइनेंशियल लेवरेज मान लो 4 आ रहा है, तो अगर ईबीआईटी 1 से होगा, तो आपका ईबीटी, ईएटी और ईपीएस वो कितने से चेंज होगा? 4 से। और अगर कंबाइंड लेवरेज आपका 10 आ रहा है, 10, तो अगर सेल्स 1 से चेंज होगा, सेल्स कंट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ यूनिट, तो आपका ईबीटी, ईएटी और आपका ईपीएस वो कितने से चेंज होगा? 10 से। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको चीजें सब कुछ रख दिया है, और अब फॉर्मेट बेस्ड कुछ सम है जो अपने को कंप्लीट करने। क्लियर है? चलो देखना आप लोग, आपकी सीट में है आपके पास स्पाइरल? क्या बात कर रहे हैं? दो ही तो है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो चाहिए। अच्छा। नहीं है ये एफएम की? सम नंबर 1 देखो, चलो। चलो देखना आप लोग, सम नंबर 1 देखो, कैलकुलेट। चलो देखना आप लोग, सम नंबर 1 देखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। चलो आ जाओ, आप ये सम देख लेना। चलो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फॉर द फॉलोइंग फॉर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वो ना एक लाइन थियरी जैसा लिखना पड़ेगा आपको, बट पहले तो कैलकुलेशन है। अब है ना, ये वाले केस में फॉर्म के का मैं कर रहा हूं, एल और एम का आपको करना है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट लेवरेजेस, और वो तो आएगा अपने को। क्लियर है? तो एक बार देखना, आप कॉपी बाद में करना, पहले एक बार देख लो यहाँ पे। चलो आप है ना क्वेश्चन में देखना, पहले फॉर्म के लिए अपने फर्स्ट कर रहे हैं। ओके, आपका आउटपुट इन यूनिट्स कितना है? 60,000। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है 0.6, तो 60,000 इंटू 0.6, 36,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपको फॉर्मेट में तो रखना पड़ेगा पहले। ऑपरेटिंग लेवरेज का कैलकुलेशन, मतलब सारे लेवरेज का कैलकुलेशन आप कब स्टार्ट कर सकते हो? एक बार आप ईबीटी तक पहुंच जाओ फिर। क्लियर है? सो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है? 0.2, 0.2 इंटू 60,000, 12,000। यस, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 24,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपका था 7,000। यस, तो यहां से 7,000 माइनस करें, सो ईबीआईटी कितना है आपका? 17,000। ओके, माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है आपका? 4,000। ओके, तो ईबीटी कितना है आपका? 13,000। ओके, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, एक जो कॉमन एरर एज स्टूडेंट होता है वो क्या है, कि अभी अभी अपने ना इंटरप्रिटेशन में क्या सीखे, कि जहां जहां ईबीटी है वहां वहां इंटरप्रिटेशन में आप ईबीटी की जगह क्या यूज कर सकते हो? ईएटी और ईपीएस।
इंटरप्रिटेशन में यूज हो सकता है, फॉर्मूला में नहीं हो सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। आपका मन हुआ कि अभी तो सर ने बोला कि ईबीटी ईपीएस और सब एक ही है, तो आप ईबीआईटी अपॉन ईएटी कर दो तो आंसर रॉन्ग आएगा। जैसे अपने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ईबीआईटी। तो वहां कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह दो तीन चीजें बोली ना इंटरप्रिटेशन में, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल यू राइट सेल्स, सेल्स अपॉन ईबीआईटी। आई होप ये समझ आ रहा है, ऐसा एरर नहीं हो जाए। फिर मेरे पास आओगे तो आपने तो बोला था सब सेम है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। इंटरप्रिटेशन में आप ये तीन चीजें बोल सकते हो। चलो आप बोलो, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता है, दैट इज सी अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन इज 24,000, ईबीआईटी इज 17, 24 अपॉन 17, 1.41। चलो उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी कितना है? 17,000 अपॉन 13,000, 1.31। ओके, कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला था सी अपॉन, तो 24 अपॉन 13, 1.85। चलो आप है ना इतना लिख लो, पहले ये कॉपी कर लो, फिर है ना मैं वो क्वेश्चन शो करता हूँ वापस से। चलो ये लिख लिया सबने। ये हो गया कॉपी, सबका हो गया ना? चलो आप है ना बाकी के जो दो दो कॉलम है, फॉर्म एल और फॉर्म एम, उसके लिए ये रहा क्वेश्चंस। मतलब अगर आपके पास सीट नहीं है तो यहाँ से चेक कर लो।
चलो आप है ना आंसर्स बोलो ना फाइनली। लेट्स स्टार्ट विद द फुल कैलकुलेशन, ठीक है, पहले से स्टार्ट कर दें। कर दिया, सबका आ रहा है आंसर? ओके, सो नंबर ऑफ यूनिट इज 50,000, 15,000, 15,000 into 5, 75,000. That is your sales. Variable cost 15,000 into 1.5, 22,500. 52,500 will be your contribution. Fixed cost कितना है आपका? 14,000. So यहाँ से 14,000 माइनस करो, 38,500. और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 8,000. यस, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,000. सो ये कितना है आपका? 30,000. यस, 30,500. Okay, let's calculate your operating leverage. That is C upon EBIT. So contribution is 52,500 divided by 38,500. 1.36. Okay. फिर आपका फाइनेंशियल लेवरेज है EBIT upon EBT. So EBIT is 38,500 divided by 30,500 is your EBT. 1.26. And combined leverage is simple calculation, C upon EBT. आप ना इनफैक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1.36 into 1.26, 1.72. आ रहा है ये सबका आंसर? ओके, नेक्स्ट फॉर्म एम का चेक करो। फॉर्म एम में यूनिट कितने हैं? 1 लाख, और आपका सेलिंग प्राइस है 0.10, तो 1 लाख इंटू 0.10, 10,000 रुपीज आपका सेल्स है। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, तो 1 लाख इंटू 0.02, 2,000. यस, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 8,000. फिक्स कॉस्ट चेक करो आप, 1,500 इज योर फिक्स कॉस्ट. ओके, 1,500 यहां से माइनस करें, 6,500. 6,500 इंटरेस्ट तो था ही नहीं ना, सो यहाँ पे माइनस मतलब डैश कर दे तो ये 6,500 आएगा. ओके, सो व्हाट इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज? सी अपॉन EBIT 1.23, और ये 1 आएगा. एंड लेवरेज का लोएस्ट नंबर 1 है, ठीक है, उससे नीचे लेवरेज हो ही नहीं सकता है. 1 मीन्स व्हाट, कि जो आप कमा रहे हो ना, फिक्स कॉस्ट को कुछ देना ही नहीं, वो सीधा प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट है ही नहीं. जैसे यहाँ पे देखो इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, वो 0 है. दैट इज द रीजन योर फाइनेंशियल लेवरेज इज व्हाट? 1. और आपका कंबाइंड लेवरेज भी क्या आएगा? 1.23. कंफर्टेबल है ये? ओके, आपको ना एक रिजल्ट को फाइनली इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रेट मीन्स व्हाट, आपको ये बताना है कि ये तीनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है और कौन सी कंपनी सेफ है और लेस रिस्की है, जो भी लैंग्वेज लिखना हो आपको. सो उसका रिजल्ट किसके बेसिस पे आएगा? लेवरेज के बेसिस पे. कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की लग रही है? के. किसको देख के बोला आपने? कंबाइंड लेवरेज. हाँ, अब एक बार ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग लेवरेज विल ओनली क्वांटिफाई रिस्क एसोसिएट विद ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और फाइनेंशियल लेवरेज सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से जो रिस्क आ रहा है ना उसको क्वांटिफाई करेगा. कंबाइंड लेवरेज ये दोनों को क्वांटिफाई करेगा. तो अल्टीमेटली अगर आपको कॉल लेना हो ना कि ये 3-4 जो भी कंपनी है उसमें से सबसे ज्यादा रिस्की कंपनी कौन सी है, सो वो आपको कंबाइंड लेवरेज के बेसिस पे लेना चाहिए. तो हाईएस्ट किसका? इसका है ना, कंबाइंड लेवरेज. तो यहाँ पे ना एक एक कॉलम या एक लाइन और ऐड कर दो नीचे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. यहाँ पे ना आप यहाँ पे लिख दो हाई रिस्क.
सबसे ये तीनों में से सबसे हाई रिस्क किसमें है? के में। फिर ये यहाँ पे लो रिस्क लिख सकते हैं और यहाँ पे ना आप मॉडरेट रिस्क लिख सकते हो। मतलब ये तीनों के फाइट में ये रैंकिंग दिया आपने ने। ठीक है, ये तीनों में सबसे हाई रिस्क किसका है? के का। एल में मॉडरेट रिस्क है क्योंकि वो बीच में फॉल हो रहा है। और सबसे कम रिस्क किसमें है आपका? एम। लो रिस्क एम में, लास्ट वाले में। क्लियर है? हम लोग ये आंसर दे रहे हैं बेस्ड ऑन लेवरेज। जिसका जितना लेवरेज ज्यादा है उतना उसमें रिस्क ज्यादा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 4। एक बार यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों। हम लोग कल, एक बार सुनना ध्यान से। कल अपने ना जब ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा पहली बार, तो आपने लिखा एक ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3। तो अगर आपका सेल्स 1 से चेंज होगा तो ईबीआईटी 3 से होगा। ये हमने नंबर रख के प्रूव करा था। ठीक है, एक बार मैंने ना आज दो चीजें बोल दी कि फाइनेंशियल लेवरेज अगर 3 है तो ईबीआईटी 1 से चेंज होगा तो ईबीटी 3 से होगा। मैंने प्रूव नहीं करा। आपको अगर अच्छा लगे तो करो बैठ के। ठीक है, वही लॉजिक है सारा जो पहले वाला अप्लाई हुआ है। जो ऑपरेटिंग लेवरेज में वही आपका फाइनेंशियल लेवरेज में भी है। ठीक है, आप वो बढ़ा के देखोगे तो ऑटोमेटिकली इनटू लेवरेज परसेंटेज आपका ईबीटी बढ़ जाएगा। अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, अगर आप ईबीआईटी 10% बढ़ाओगे तो ईबीटी ऑटोमेटिकली 30% बढ़ ही जाएगा। क्लियर है? चलो आप ना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी एंड कंपनी। योर ईबीआईटी इज गिवन 11,20,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3,20,000 एंड फिक्स कॉस्ट इज 7 लाख। फिक्स कॉस्ट मतलब ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ना उसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, अब ना आपको पूछा क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। मतलब क्या पूछ रहा है? सेल्स अगर 5% से बढ़ेगा तो ईपीएस कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, उसका आंसर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? सेल्स और ईपीएस को क्वांटिफाई करे ऐसा कौन सा लेवरेज है? कंबाइंड लेवरेज। तो दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग टू कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज। एक बार आप कंबाइंड लेवरेज निकाल दो। मान लो कंबाइंड लेवरेज आ रहा है 2, तो 10% बढ़ेगा। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज। करो कैलकुलेट।
चलो आप है ना क्या रहा आंसर, कंबाइंड लेवरेज का आंसर बोलो। 5 एग्जिट आ रही है 687। ये 5.6875 ये 4 डेसिमल आ रहा है कि पूरा कैल्सी भर के आ रहा है? इतना ही आ रहा है तो फिर 4 डेसिमल लिख देना चाहिए। अगर आपका इतना ही आ रहा है तो फिर राउंड अप क्यों करना है? क्लियर है? वो पूरी कैल्सी का नंबर आ रहा है वो आप नहीं लिख पाओगे, तो देन इट इज एडवाइजेबल टू डू राउंड अप एट 2 डेसिमल्स। ठीक है, ओके। चलो अब आप ध्यान देना, बहुत सारे लोगों का नहीं आया होगा, ठीक है, मतलब इनिशियली तो नहीं आया होगा, फिर आसपास के सपोर्ट के बाद आपने आंसर निकाला। मैं ना एक बार फॉर्मेट रखता हूँ, ठीक है, अपने फॉर्मेट रख देते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इनफैक्ट है ना ये भी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, मतलब क्यों लिखना है आपको सेल्स? ठीक है, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट विल गिव यू ईवीआईटी। क्यों कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। आपके एक भी फॉर्मूला में सेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है। क्लियर है? मतलब वो अलग बात है कि आपको लिखने का मजा आता है तो लिखो, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट विल गिव यू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट विल गिव यू ईबीटी। ईबीटी या पीबीटी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों सेम ही है। ओके, अब आपको डेटा में क्या क्या अवेलेबल है? यस, पहले ईबी सॉरी ईबीआईटी अवेलेबल है, पहले नहीं। ईबीआईटी इज अवेलेबल 11,20,000। उसके बाद ईबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अवेलेबल 3,20,000। फिर फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है 7 लाख। तो कंट्रीब्यूशन ढूंढने जाना पड़ेगा, ये तो रिवर्स आके आ जाएगा। 11,20,000 प्लस 7 कितना आएगा? 18,20,000। दैट्स इट ना। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या? सी अपॉन ईबीआईटी। बहुत सारे ऐसे जो डेकोरेशन में बिलीव करते हैं ना, वो यहाँ आके लिखेंगे 8 लाख। मतलब लिखा होगा ना कुछ लोगों ने कि भाई वो खाली नहीं जाना चाहिए, पूरा लिखते हैं, ठीक है, तो आपने लिखा होगा, बाकी उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको वो बॉक्स भरने में मजा आता है तो ठीक है, बाकी उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सी अपॉन ईबीटी दैट इज द सॉरी सी अपॉन यस ईबीटी दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड लेवरेज। और आपके पास दोनों ही डेटा अवेलेबल है, ठीक है। सी कितना है? 18,20,000। और ईबीटी कितना था? 3,20,000। 1820 डिवाइडेड बाई 320, 5.6875। ठीक है, अब है ना क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज ऐसा पूछा ही नहीं था। वो लोग ये बोल रहे थे कैलकुलेट चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%। तो यहाँ पे अपने आफ्टर कैलकुलेटिंग कंबाइंड लेवरेज एक लाइन लिखना पड़ेगा, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, EPS will increase. EPS will increase by 5% into 5.6825. 28.4375%। That's it। ये लिख के आपको कंप्लीट करना है। आपको प्रूव नहीं करना है कि इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, वो कंफर्म है, वो इतना ही परसेंटेज बढ़ जाएगा।
सम नंबर टू देखना। चलो सम नंबर टू रीड करो। अ फॉर्म हैज, चलो रीड करना आप लोग सम नंबर टू। अ फॉर्म हैज सेल्स ऑफ रुपीज 10 lakh, वेरिएबल कॉस्ट इज 7 lakh, फिक्स कॉस्ट इज 2 lakh, डेट ऑफ रुपीज 5 lakh एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। मतलब 5 lakh का 10% कितना होगा? 50,000। 50,000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। व्हाट आर दी ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज? इतना तो आप निकाल ही दोगे। उसके बाद अपने देखते हैं, पहले कैलकुलेट करो तीनों लेवरेज। चलो निकाला आपने तीनों लेवरेजेस। चलो देखना आप लोग। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 7 लाख। 7 लाख था ना। सेल्स 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख, सो कंट्रीब्यूशन इज 3 लाख। ओके, फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? ओके, देन यू विल गेट ईबीआईटी। ईबीआईटी इक्वल टू 1 लाख। इंटरेस्ट आपका कितना था? 50,000 ना। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 50,000, तो आपका ईबीटी आ जाएगा कितना? 50,000। ओके, फिर आपको तीनों कैलकुलेशन कर देने। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी। तो सी वॉज 3 लाख और ईबीआईटी कितना था आपका? 1 लाख। सो दैट इज व्हाट? 3। फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सो ईबीआईटी है 2 लाख और ईबीटी कितना था? सॉरी, ये 1 लाख है। यस, 1 लाख है ईबीआईटी और आपका ईबीटी था 50,000, तो ये 2 आ रहा है। कंबाइंड लेवरेज एक्चुअली ना, ये फॉर्मूला भी आना ही चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, कभी कभी ये भी काम आ जाएगा। तो 3 into 2
आंसर कितना आ रहा है 6। अगर आपने सी अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी करा है तो कंट्रीब्यूशन इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, still you will get what 6। वो आंसर आ रहा है, क्लियर है। अब ना इंटरेस्टिंगली पूछा क्या है, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन मतलब फॉलो अप क्वेश्चन देखो उसमें, if firm want to double its earning before interest and tax, this that means what, EBIT? If firm want to double their EBIT, how much a rise in a sales would be needed on a percentage basis? तो ये सेल्स और EBIT का कंपैरिजन है, तो कौन सा लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, अगर मैं आपको ये बोलता ना कि सेल्स 10% बढ़ा है, आप बताओ कि EBIT कितना बढ़ेगा, तो आप बोलते 10 into 3, बट ये तो उल्टा क्वेश्चन है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, इफ फर्म वांट टू डबल इट्स ईबीआईटी, उसको ईबीआईटी को डबल करना है, आप ये बोलो कि सेल्स कितना बढ़ेगा, उसका आंसर 300 नहीं है। ठीक है, पहले तो ये समझो डबल का मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है। अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग अर्निंग को डबल करना है एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलना होगा, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कि 200% इंक्रीज हुआ, 100% इंक्रीज हुआ ना। डबल मीन्स व्हाट, अगर अभी आपके पास 100 है, उसको 200 कर दो, दैट इज डबल, सो इट विल बी कंसिडर एज 100% इंक्रीज। तो आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, इफ फर्म वांट टू डबल देयर ईबीआईटी, यू हैव टू क्वांटिफाई द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज रिक्वायर्ड, कि सेल्स में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, अब आप एक बार ध्यान देना, आपका आपको ये समझ में आ गया ना कि इसका आंसर ऑपरेटिंग लेवरेज देगा, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज का इसमें कोई यूज नहीं है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 3 है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 1% इंक्रीज इन सेल्स विल ब्रिंग 3% इंक्रीज इन ईबीआईटी। अब ऐसा थोड़ी है कि सेल्स 100% बढ़ा है डबल मतलब तो ईबीआईटी में कितना है, ऐसा नहीं पूछा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको ईबीआईटी 100% बढ़ाना है। अब ये बताओ कि सेल्स कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, 33.33। मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा इस बार, क्या आएगा, डिवाइड, क्योंकि रिवर्स पूछा है ना। सेल्स 100% बढ़ा तो ईबीआईटी कितना वो नहीं पूछ रहे। ईबीआईटी अगर मेरे को 100 बढ़ाना है, तो सेल्स अगर 33.33 बढ़ाया, तो 33.33 इंटू 3 आपका ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा, 100%। कंफर्टेबल है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, इफ ईबीआईटी, if company want to increase EBIT by 100%, अगर आपको EBIT 100% से बढ़ाना है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 3। आई होप आपको वो याद थोड़ी रखना पड़ेगा कि कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई, ये तो यूनिटरी है कि वो सेल्स 1 से बढ़ा तो ईबीआईटी 3 से बढ़ेगा। ईबीआईटी को अगर 100 बढ़ाना है तो सेल्स को 300 थोड़ी बढ़ा दोगे। अगर सेल्स 300 बढ़ेगा तो ईबीआईटी 900% से बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है, 33.33। आई होप किसी को दुख नहीं हो रहा है, ठीक है, कि ये क्या डिवाइड बाय कर रहे हो, पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे। हो रहा है किसी को। हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट देखना सम, ये हो गया ना सबका।
चलो एक है ना, सम नंबर 5 देखना आप लोग। मतलब है ना, इसमें सम में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सारे करने हैं। वो ना, किसी को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो ना कैलकुलेशन ऑफ लेवरेज में, तो ये सम के बाद आ जाना चाहिए, ठीक है, इतने सारे कैलकुलेशन है। मतलब किसी ने बैठ के बनाया है प्रैक्टिस के लिए। चलो रीड करो आप। XYZ एंड कंपनी हैज 3 फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या है वो आगे आपको रिवील होगा यहाँ पे। प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3 कैलकुलेट ऑपरेटिंग and financial leverage for the firm on the basis of following information। and देखो पूछा क्या है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। फिर क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फाइंड आउट हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो ऊपर बोल देते ना कि तीनों कैलकुलेट करो, तीनों कैलकुलेट ही करना है, ऑब्वियस है। पूछा है कि कंबाइंड एंड ऑपरेटिंग, सॉरी, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, और बोले कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट किसका निकालो, कंबाइंड का। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट ऑल 3 लेवरेजेस। ओके, प्रोडक्शन कितना है देखो ध्यान से, 800, और सेलिंग प्राइस कितना है 15, वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 10। अब ना सिचुएशन ए ऐसा है कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना होगा 1000, सिचुएशन बी में फिक्स कॉस्ट कितना है 2000, और सिचुएशन सी में फिक्स कॉस्ट कितना है 3000। उसके बाद आपका अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, फाइनेंशियल प्लान अलग अलग है कि टोटल आपको 10,000 रुपए का कैपिटल चाहिए। तो प्लान 1 में आपने 5,000 इक्विटी से लाए, और 5,000 कहां से लाए, डेट से। फिर प्लान 2 में 7500 एंड 2500 है, और प्लान 3 में क्या है आपका 2500 एंड 7500। कितनी बार सम करना पड़ेगा, क्या लग रहा है? आप डल जाओगे फॉर्मेट में, आपको लग रहा है कि एक ही फॉर्मेट में डाल के हम निकाल देंगे। ऐसा लग रहा है कि एक कॉलम बनाएंगे मस्त टेबल और उसमें सब हो जाएगा। एटलीस्ट एक्चुअली ना आपको कैलकुलेशन तो 9 बार करना है, 9 टाइम्स। फॉर्मेट आपको टेबल एटलीस्ट 3 तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लेट से अपने एक सिचुएशन पकड़ लेते, ये बी और सी को एक बार साइड करो। तो सिचुएशन बी में, सॉरी सिचुएशन ए में आपका फिक्स कॉस्ट 1000 है, बट उसमें 3 अलग अलग प्लान है। एक बार इंटरेस्ट क्या होगा 5000 का 12%, दूसरे प्लान में इंटरेस्ट क्या होगा 2500 का 12%, और थर्ड प्लान में इंटरेस्ट क्या होगा 7500 का 12%। ये 3 कॉलम डाल के आपको बनाना पड़ेगा जस्ट फॉर सिचुएशन ए। फिर सिचुएशन बी पकड़ो, उसमें भी 3 प्लान है, और सिचुएशन सी उसमें भी कितने प्लान है 3। मतलब ये है ना, वो प्रैक्टिस करने का क्लासिक सम है। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मेट में या फॉर्मूला में, आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अपने बेसिक ऐसे ही सम लिख के भी तो बहुत सारे करे हैं। क्लियर है? हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनो। सिचुएशन ए का अभी अपने कर रहे हैं, सिचुएशन बी और सी होमवर्क है, और इट इज एन ऑप्शनल होमवर्क। ठीक है, आपका मन हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। ठीक है, चलो अपने ना सिचुएशन ए के लिए निकाल रहे हैं। आप ध्यान देना, सिचुएशन ए में अपने 3 कॉलम बनाएंगे, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सेल्स। Sales minus variable cost, that will give you contribution, माइनस फिक्स कॉस्ट, वो आपको ईबीआईटी तक पहुंचाएगा। ओके, ईबीआईटी में से क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट, दैट विल गिव यू ईबीटी। चलो आप चेक करो, सेल्स कितना है 800 इंटू 15, तो कितना आएगा 12,000।
ओके, वेरिएबल कॉस्ट 800 इंटू 10। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना? 4000। क्योंकि हम सिचुएशन ए में है, सिचुएशन ए मतलब आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 1000। सिचुएशन ए में आपका है 1000, तो आपका ईवीआईडी कितना आ रहा है? 3000। अब है ना, यहां से प्लान 1 2 3 में इंटरेस्ट अलग अलग आएगा। चलो इंटरेस्ट अगर प्लान 1 में देखें, देखो ये तो फिक्स हो गया, हम लोग सिचुएशन ए में ही ऑपरेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान 1 में देखो तो आपका लोन कितने का है? 5000। 5000 का 12%, 600 या 600 रुपीज इज योर इंटरेस्ट। तो आपका ईबीडी कितना आया? 2400। आ रहा है ना? ओके, चलो यहाँ पे ना अपने तीनों लेवरेज काउंट कर देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। सी अपॉन ईबीआईटी, देन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और फाइनली क्या आएगा? सी अपॉन ईबीटी। चलो बोलो पहला वाला फॉर्मूला ऑपरेटिंग का, 4000 अपॉन 3000, 1.333। देन आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 3000 डिवाइडेड बाय 2400, 1.25। और कंट्रीब्यूशन 4000 अपॉन 2400, 1.667। क्लियर है? ओके, चलो कंप्लीट करो आप प्लान 2 एंड प्लान 3 के लिए। सिचुएशन ए चल रहा है, सिचुएशन ए, बट बाकी दोनों प्लान के लिए कंप्लीट करो। ये कॉपी हो गया आपका, तो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। इंटरेस्ट भी चेंज होगा। हाँ, इंटरेस्ट से चेंज होगा। पहले ऊपर है ना, अप टू ईबीआईटी कांस्टेंट ही है, क्योंकि आपने अपने सिचुएशन ए तो पकड़ के रखा है, सिर्फ इंटरेस्ट ही चेंज होगा। यस, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी सेम रहेगा, चेंज होगा वो फाइनेंशियल लेवरेज होगा और कंबाइंड लेवरेज होगा। चलो ये कॉपी हो गया ना क्वेश्चन आज। चलो तो ये रहा क्वेश्चन, आप चेक कर लो। आई होप ये समझ आ रहा है कि इंटरेस्ट इज दी ओनली डायनामिक नंबर, बाकी सब स्टेबल ही है। क्लियर है? सो ये तो 12000 का 12000 रहेगा आपका, क्योंकि 800 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो, ये 8000 ही रहेगा।
ये 4000, और क्योंकि सिचुएशन ए है तो फिक्स कॉस्ट भी हर बार क्या रहने वाला है 1000। ओके, आपका ईबीआईटी तक कैलकुलेशन कॉमन रहने वाला है। ये डाउट आ रहा है किसी को कि ईबीआईटी तक कैलकुलेशन कॉमन है? यहां से चेंज होगा। इंटरेस्ट में आपको तीनों प्लान को इनकॉर्पोरेट करना है। प्लान 1 हम ऑलरेडी रख चुके हैं। प्लान 2 में क्या होगा, 2500 का 12%, 300। अगर ये 300 है तो आपका ईबीटी आएगा 2700। इन अ सेम मैनर प्लान 3 में है ना, मैंने ईबीआईटी तक तो अपने सीधा कॉपी कर सकते हैं प्लान 1 एंड 2 में से। इंटरेस्ट आपका नया आएगा 7500 का 12%, तो उसका आंसर कितना आ रहा है 900। सो ये आया 2100। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। चलो, ऑपरेटिंग लेवरेज 4000 अपॉन 3000, ये तो 1.33 है। ये चेंज भी क्यों होगा? आपका फिक्स कॉस्ट थोड़ी चेंज हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज हुआ, आपका चेंज सिर्फ इंटरेस्ट हुआ। उसका रिफ्लेक्शन आपको कहां दिखेगा, फाइनेंशियल लेवरेज में। यहाँ पे भी 1.33 हो जाएगा ना। ओके, अब आप देखो ध्यान से, आपका जनरेट जो आप ईबीआईटी जनरेट कर रहे हो ना, जिसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, वो सेम रहा 3000 का 3000। बट क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ ना, तो वो नंबर्स में बेटर दिखने लगेगा। क्योंकि आप 3000 कमा के 600 का इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 3000 कमा के 300 का ही देना है, तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपकी कैपेसिटी बेटर दिख रही है ना। 3000 के सामने 600 का पेमेंट था, 3000 के सामने 300 का ही पेमेंट है। कहां ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, 300 में। क्लियर है? तो आप बोलो ना 3000 डिवाइडेड बाई 2700, 1.11। ठीक है, देखो फाइनेंशियल लेवरेज 1.25 से फॉल हुआ। तीसरा केस में जो थर्ड है उसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट पहले 600 था, 300 अब 900 है। क्लियर है? आप ईबीआईटी तो 3000 ही जनरेट कर रहे हो। कंफर्टेबल है ये? आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि लेवरेज सिर्फ फिक्स कॉस्ट को नहीं देखता है, उसके साथ उसको रिकवर करने की कैपेसिटी भी देखता है। क्लियर है? सो 3000 डिवाइडेड बाय 2100 क्या रहा है, 0.48। ओके फाइन, कंबाइंड लेवरेज बोलो आप यहाँ पे। चलो 428 है सब, 428 इज फाइन। चले 428 ना। ओके, चलो इसका आप कंबाइंड लेवरेज बोलो ना, क्या आ रहा है 1.48। ओके, और यहाँ पे 1.90 आ रहा है, यही आ रहा है सब आंसर्स। ओके, अब है ना सिचुएशन बी और सी एक बार आप कैलकुलेट करना। ठीक है, आप रफ में करना हो तो जैसे करना हो करना, बिकॉज अपने को हाईएस्ट और लोएस्ट ऑफ कंबाइंड लेवरेज वो बताना है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ऑप्शनल है, बट हाईएस्ट एंड लोएस्ट आपको कंबाइंड लेवरेज वो शो करना पड़ेगा। तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इंटरेस्ट भी तीनों बार चेंज होगा ना। सिचुएशन बी में प्लान 1 2 3, फिर सिचुएशन सी में भी सिचुएशन ए में तो तीनों के इंटरेस्ट थे वही रहने वाले ना, खाली फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट, बट आपको कैलकुलेट 3 बार करना पड़ेगा। इंटरेस्ट वो भी है, 3 बार ही होगा ना कैलकुलेट, नहीं होगा? आप करना नंबर सी, आपका ऊपर फिक्स कॉस्ट बदल जाएगा तो आपका ईबीआईटी बदल जाएगा। ईबीआईटी बदला अगर, तो इंटरेस्ट अगर सेम भी रहा तो भी आपका फाइनेंशियल लेवरेज तो चेंज हो जाएगा ना, कि नहीं? चलो डन यहाँ पे।